नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महाराष्ट्र में चुनाव के बीच बीजेपी नेताओं ने की बगावत। बोरीवली मुंबा देवी सीट पर हुई बगावत। नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शरद पवार गुट ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। 5 उम्मीदवारों की घोषणा। सेबी चीफ बुच की बढ़ी मुश्किलें। कांग्रेस ने बुच के सेबी से संबंध रखने वाली कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी देने को लेकर उठाए सवाल। अनंत नारायण को लेकर किया बड़ा खुलासा। कांग्रेस का पीएम मोदी पर सेबी चीफ बुच को बचाने का आरोप। पार्टी अध्यक्ष खरगे बोले, सेबी में बतौर चीफ आपके द्वारा नियुक्त बुच की पैदा की गई सड़न को छुपा नहीं सकते। जेपीसी जांच की दोहराई मांग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी की मोनोपोली पर उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा, अडानी जो भी सेक्टर चाहे उसे मोनोपोली दिलाने में लग जाता है सिंडिकेट। प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन। जनसभा में मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोली, बेरोजगारी चरम पर है और वादों के बावजूद मेडिकल कॉलेज का कोई नामो निशान नहीं। असम के सीएम शर्मा का बड़ा ऐलान। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने पर की एनआरसी लागू करने की घोषणा। कहा, नहीं तो झारखंड बन जाएगा मिनी बांग्लादेश। झारखंड छत्तीसगढ़ में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। शराब घोटाले मामले में 17 ठिकानों पर छापेमारी। आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई। एससी वर्ग को कोटे में कोटा देगी कर्नाटक सरकार। डेटा जुटाने के लिए बनेगा आयोग। कमीशन की रिपोर्ट आने तक भर्तियों पर रोक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, पूरे प्रदेश में चल रहा जंगल राज। यूपी में मोहित पांडेय के मामले को लेकर साधा निशान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली। 600 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी हुए शामिल। 21 साल पहले जॉर्ज बुश ने की थी शुरुआत। इजरायल ने गजा में यूएन रिलीफ एजेंसी को किया बैन। कहा, कर्मचारी हमास से मिले थे। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सामने मंडराया खाने और दवाओं का संकट। ब्रिक्स के एक और सदस्य का चीन को झटका। भारत के बाद ब्राजील ने बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल होने से किया इनकार। दलाई लामा के प्रतिनिधि ने फिलीपींस में उठाया तिब्बतियों के संघर्ष का मुद्दा। कहा, तिब्बतियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने की है आवश्यकता। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच नाटो महासचिव ने किया बड़ा दावा। कहा, यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का समर्थन कर रहे उत्तर कोरिया के सैनिक। देश का आर्थिक प्रदर्शन संतोषजनक। मांग पर नजर रखने की जरूरत। वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। इस बार फीका रह सकता है बर्तन कारोबारियों के लिए धनतेरस। धनतेरस पर बर्तन बाजार में रौनक कम। ई कॉमर्स कंपनियों की मार्केटिंग दुकानदारों पर पड़ रही है भारी। ऑस्ट्रेलियाई बैटर मैथ्यू वेड ने लिया संन्यास। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेला था आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच। कोचिंग की ओर बढ़ाया कदम। सोहेल खान से तलाक के 2 साल बाद बोली सीमा सजहेद। बच्चे हम दोनों के अलग होने से दुखी। एक शो में किया खुलासा। दिलजीत की गायकी की इम्तियाज अली ने की तारीफ। बोले, आपने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच एनसीपी के मुखिया अजीत पवार ने बारामती विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजीत पवार काफी भावुक हो गए। इसके साथ ही उन्होंने शरद पवार पर परिवार में फूट डालने का आरोप भी लगाया। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी ने बारामती सीट से अजीत पवार के खिलाफ योगेंद्र को उतारा है। योगेंद्र शरद पवार के पोते और रिश्ते के अजीत के भतीजे हैं। बारामती विधानसभा से सोमवार को नामांकन दाखिल करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार भावुक हो गए। पवार ने आरोप लगाया कि एनसीपी संरक्षक शरद पवार ने परिवार में फूट पैदा की और उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। उन्होंने कहा, पहले मैंने गलती की, लेकिन ऐसा लगता है कि अब अन्य लोग भी गलतियां कर रहे हैं। बारामती में रैली को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा है कि मैं और मेरा परिवार पहले बारामती में फॉर्म दाखिल करने पर सहमत हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनौतियों के बावजूद हम स्थिति सुधारने में कामयाब रहे। मेरी मां बहुत सहयोगी रही है और उन्होंने यहां तक सलाह दी है कि उन्हें अजीत पवार के खिलाफ
किसी को भी नामांकित नहीं करना चाहिए। हालांकि मुझे बताया गया कि साहब मतलब शरद पवार ने किसी को मेरे खिलाफ नामांकन दाखिल करने का निर्देश दिया था। साहब ने परिवार के भीतर फूट पैदा कर दी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति को इतने निचले स्तर पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि परिवार को जोड़ने में पीढ़ियां लग जाती हैं और परिवार को तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। उन्होंने आगे कहा कि बारामती में महत्वपूर्ण विकास हुआ है, फिर भी लोगों को इस विषय पर उनसे सवाल करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कुछ लोग बारामती में हुए विकास कार्यों पर सवाल उठाते हैं। इसका मतलब सड़क बनाने से विकास नहीं होता और यहाँ तक कि स्कूल बनाने से भी विकास नहीं होता है। मुझे ये समझाओ कि विकास क्या है, क्या किया जाना चाहिए ताकि हम कह सके कि ये विकास में है। मैं समझता हूँ कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप जो बात करते हैं वो समझ में नहीं आता। वहीं आपको बता दें अजित पवार ने चुनाव जीतने का भरोसा जताया है और कहा है कोई भी जारी योजना बंद नहीं की जाएगी, क्योंकि ये लोगों के फायदे के लिए है। बता दें कि बारामती विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में ही मुकाबला पवार बनाम पवार होने वाला है। यहाँ से एनसीपी प्रमुख अजित पवार चुनावी मैदान में है, जबकि यहाँ से उनके खिलाफ शरद पवार ने पोते योगेंद्र पवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज जो है नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। 288 में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर औपचारिक तौर से घोषणा नहीं हुई है महाविकास आघाड़ी की ओर से। कब तक जो है घोषणा होने की बात? देखिए, अब घोषणा होना की क्या बाकी है। आज 3 बजे तक का समय है, उसके पहले सब कुछ हो जाएगा। 288 सीट्स है, 288 सीट है, उसके ऊपर तो उम्मीदवार देने ही पड़ेगा ना। और लगभग सभी सीटों पर अपना अपने लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं और हम 288 सीट पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घरों पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री आए थे, कंपनी का समय था आज योगा जी से उन्होंने उनका एक बयान सामने आया है कि यदि सरकार के जो प्रमुख है वो हमसे मिलते हैं तो सिर्फ जो है जो न्यायपालिका है उनके ऊपर जो समस्या है या उसमें जो बातचीत है उसके ऊपर हमें सब समस्या मालूम है, इस देश की सभी समस्या मालूम है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इस देश की न्यायपालिका के ऊपर 10 साल से जो दबाव बना है, वो दबाव के चलते ही न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। अगर ये दबाव नहीं होता तो 3 साल से महाराष्ट्र में जो एक संविधान विरोधी गैर कानूनी सरकार चल रही है, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश चलने नहीं देते। जिस तरह से पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाई है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना जरूरी था एज पर 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बात मानी नहीं, सुनी नहीं। कमेंट्स तो करते रहे बहुत, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, व्हीप गलत है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय गलत है, ये आप बोलते रहे, लेकिन ये वो आपके जजमेंट तो हमने देखी तो उसमें नहीं आया है। अब विधानसभा की मुदत खत्म हो गई, फिर भी आप निर्णय नहीं दे रहे हो, क्योंकि इस प्रकार से ही सरकार चलनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की इच्छा थी और इस इच्छा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया। तो आप ज्ञान देने की बात भूल जाइए, हमारे पास भी ज्ञान है संविधान का। मांग की अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार जाने, क्या होगा, दायित्व तो सरकार की है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आईजी से कहा, मैं सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से। मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के। जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व नहीं है, जो सत्ता के साथ रहेंगे, जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग जेट देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे। पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हालिया लोकसभा चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार उनकी सुरक्षा की अनदेखी कर रही है और अगर उनकी हत्या होती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। झारखंड महागठबंधन के लिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अपने कर्तव्यों का काम कर रहा हूँ। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार जाने। हाल ही में अपने मुंबई दौरे के दौरान पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर तंज कसते हुए उसे 2 टके का अपराधी नेटवर्क बताया था। ये भी कहा था कि अगर कानून इजाजत दे तो वो इन्हें 24 घंटे में सबक सिखा देंगे। लेकिन शायद पप्पू का ये तीखा तंज लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बर्दाश्त नहीं हुआ
पप्पू यादव ने लॉरेंस की तरफ से मिली धमकी का एक ऑडियो भी जारी किया है। अभी मुझे भी मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है कि इस तरह की बात है। इस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो Y+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो जिसमें हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सके। बाकी इस पर जाँच चल रहा है। लेबनान में जारी इजरायली कार्रवाई के बाद भी हिजबुल्लाह के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह ने इजरायल सेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया है और इजरायली एयर डिफेंस को दर्जनों बार क्षतिग्रस्त कर दिया है। जैसे जैसे इजरायल लेबनान में अपना अभियान बढ़ा रहा है, वैसे ही हिजबुल्लाह ने अपने हमलों का दायरा भी बढ़ाया है और उसने तेल अवीव और पीएम नेतन्याहू के घर तक पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं। आलम यह है कि अब हिजबुल्लाह के हमलों से परेशान होकर नेतन्याहू कैबिनेट को अपना ठिकाना बदलना पड़ा है और अब सुरक्षा चिंताओं की वजह से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट प्रधानमंत्री कार्यालय या IDF मुख्यालय में बैठक नहीं करेगी। ये नया प्रोटोकॉल आज से ही प्रभावी हो जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताओं और सरकारी इमारतों पर हमलों के प्रयास के कारण बैठकों की जगह बदली गई है। ये फैसला इस महीने की शुरुआत में कैसरिया में नेतन्याहू के निजी आवास पर ड्रोन हमले के बाद लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इजरायल की एयर डिफेंस में अब एक और नए सिस्टम जुड़ने की बात कही जा रही है। इजरायली डिफेंस के डायरेक्टर ने कहा कि लेजर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम 1 साल में चालू होने की उम्मीद है। आयरन बीम को आयरन डोम के साथ मिलकर काम करने और छोटे प्रोजेक्टाइल को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके चालू होने से हिजबुल्लाह और हमास की ओर से छोड़े जाने वाले रॉकेट और ड्रोनों को रोकने में मदद मिलेगी। तो वहीं जंग के 1 साल बाद भी इजरायली बंधकों को न रिहा करा पाने के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उनकी एक सभा में रविवार को शख्स ने उनके खिलाफ कई सवाल खड़े किए और उनके भाषण को बाधित किया है। तेल अवीव में बंधकों की रिहाई को लेकर आए दिन प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इजरायल और हमास अभी तक संघर्ष विराम तक नहीं पहुंच पाए हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।